नमस्कार, स्टडी फॉर्मूले सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। ये सामान्य अध्ययन का 143वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा? 143 प्रैक्टिस सेट नंबर है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहले प्रश्न पर आएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो सिंधु की सभ्यता है इसके बारे में असत्य कौन सा कथन है? इनमें से नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इनमें जो असत्य की बात है, लेकिन नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लोहे से तो परिचित नहीं थे। उसमें किस धातु से परिचित है बताइए? कांस्ययुगीन कांस्य से परिचित थे। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारण बाढ़ की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? बाढ़ की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? कौन से कारण हैं? तटीय क्षेत्रों में तूफानी मोहर्मी, तूफानी कंडीशन और हिम का पिघलना, जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि, लंबे समय तक वर्षा होना, इनमें से कौन सही है? दूसरे प्रश्न की बात हो रही है तो कौन सही हो जाना चाहिए? तटीय क्षेत्रों में तूफानी तो समस्या है, हिम का पिघलना भी रहेगा, और जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि, जल की मात्रा में वृद्धि, ये भी सही रहेगा। तो 1 2 3 बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला में घटकों का सही क्रम है? फूड चेन में जो कंपोनेंट्स हैं उनका सही क्रम क्या है? आहार श्रृंखला में घटकों का सही क्रम। घास बकरी मानव, घास गेहूं आम, बकरी गाय हाथी, या घास बकरी मछली, कौन सही रहेगा? जो घास है, घास को बकरी खाया, बकरी को मानव खा लिया, तो ये तो चेन अच्छी बन पा रही है। घास हो गई, इसको खाया बकरी ने, और बकरी को खाया ह्यूमन ने, मानव ने। तो पहला वाला सही क्रम है। डी के कर्वे समिति का संबंध इनमें से किससे है? सॉरी डी के कर्वे समिति का संबंध इनमें से किससे है? किससे होगा? भुगतान संतुलन से, सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से, लघु उद्योगों के विकास से, या बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण से। डी के कर्वे समिति का संबंध किससे है? तो डी के कर्वे समिति जो थी लघु उद्योगों के विकास से संबंधित थी। सी नंबर सही हो जाएगा 4 का। भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का मौलिक अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? भाषा का संरक्षण करें, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और मौलिक अधिकारों का निम्न में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है, देखिए जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है इसके अंतर्गत भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का मौलिक अधिकार इसी में निहित है। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? नियंत्रित संलग्न अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 6 है, हाइड्रोजन बम अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पर, ठीक है, इस पर रहेगा। बी नंबर सही हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। आग बुझाने वाली
आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है। जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके कपड़ों पर एक परत चढ़ी होती है, उसे अग्निरोधी बनाती है जो। लेकिन निम्न में से किससे बनी होती है ये परत? पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, बेकेलाइट या मेलामाइन? कौन सा सही है? तो मेलामाइन होता है। क्या होता है? मेलामाइन होता है, जो इनकी ड्रेस को क्या बनाएगा? फायर इंस्पेक्टर बना देगा। फायर को रोकने का काम करती है। लाल रक्त कण में विद्यमान हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? जो आरबीसी है, इसके हीमोग्लोबिन है जो, इसमें से पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? एंटीजन, थ्रोम्बिन, हेमेटिन या फेब्रिन? कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? हीमोग्लोबिन है तो उसमें हेमेटिन पाया जाता है, सी नंबर सही हो जाएगा। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? इट्स रिपीटेड क्वेश्चन। क्लोरोफिल पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह, मैग्नीशियम, तांबा, मैग्नीज? तो ये रहेगा Mg, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। 9वां नंबर का बी हो जाएगा। पर्णहरित की सहायता से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल का गठन कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों से ही होता है। कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम रहते हैं। मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में होता है। प्रवासी भारतीय नागरिकों, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते? जो प्रवासी भारतीय हैं, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं? विधानसभा चुनाव लड़ने का, आम चुनाव में मतदान करने का, लोक सेवाओं में नियुक्ति का या उपरोक्त सभी? 10वां प्रश्न है, क्या होना चाहिए? विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाते और मतदान भी नहीं कर पाएंगे, लोक सेवाओं में नियुक्ति भी नहीं पाएंगे, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी नंबर सही हो जाएगा। प्रवासी भारतीय नागरिक भारतीय मूल के नागरिकों की अनिश्चित काल तक भारत में रहने एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का अवर्जन दर्जा है। इसे अगस्त 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा लागू किया गया। रह तो सकते हैं लेकिन ये सेवाएं नहीं दे पाएंगे। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना सेतु समुद्रम परियोजना किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किन दो खाड़ियों को जोड़ेगी? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी? पहले का प्रश्न है, हालांकि है कुमारी, अंतरीप, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? पाक की खाड़ी या पाक जल संधि? 11वां प्रश्न है। जो सेतु समुद्रम परियोजना है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो है सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। यह भारत श्रीलंका के बीच तैयार होने वाली एक परियोजना है और है क्या, वहां के उथले समुद्र को गहरा करके जहाजों के आने जाने का रास्ता साफ करना है इसकी सहायता से। 12वां प्रश्न, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो हैवी वाटर होगा, इसके अंदर हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है, तो वह किस लिए होता है, क्या काम करता है? नाभ की क्रिया को रोकना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना? 12वां, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है।
यानी कि क्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नहीं तो जो अंदर क्रियाएं हैं वो अनियंत्रित हो जाएंगी, फटने की समस्या दूर हो जाती है इससे, न्यूट्रॉन की गति को कम करने से। इसका उपयोग नाव की रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल मीन्स DTO फार्मूला है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम द्वारा निर्मित होता है। सॉरी। विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? थोड़ा सा पहले का प्रश्न है, वैसे तो करंट में ही है लेकिन कुछ वर्ष पहले का। तंजावुर जिला तमिलनाडु, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भारत मंडपम नई दिल्ली, उज्जैन मध्य प्रदेश। 13वां प्रश्न, भारत मंडपम नई दिल्ली की बात सी नंबर सही हो गया। विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थापित की गई है। भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम है। ये तो सभी जानते होंगे। भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसका आयोजन स्थल का नाम है। इस मूर्ति का निर्माण अष्टधातु 8 धातुओं से किया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले में किया गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, उसके समय भारत का बादशाह कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? क्वेश्चन नंबर 14, अकबर थे। 1600 की बात हो रही है के करीब की। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ। उस समय भारत का बादशाह अकबर था। इसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। कहा कि हम इंडियन ओशियन में काम करेंगे, परंतु इस कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद और औपनिवेशिकरण को बढ़ावा देना। कुछ इनकी नियत भारत के संसाधनों पर अच्छी तरह से पड़ गई और नियत गंदी हो गई थी, और भारत के ही कुछ दलाल लोग पैदा हो गए जो इनका साथ देते रहे और देश को भुगतान करना पड़ा, उसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आगे देखेंगे। आदर्श परिस्थितियों में एक नए पादप या पौधे को पुनर्जीवित या विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाना कहा जाता है। क्लोन, टोटिपोटेंसी, कैल्स या प्लूरिपोटेंसी? 15वां प्रश्न है। ये कहा जाएगा, 15वें प्रश्न पर आएंगे। सॉरी। आदर्श परिस्थितियों में एक नए पादप या पौधे को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को के रूप में जाना कहा जाता है। टोटिपोटेंसी होती है। बी नंबर सही हो जाएगा 15वें का। टोटिपोटेंसी शब्द की रचना हंट मॉर्गन ने की थी। किसने की थी? हंट मॉर्गन ने। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी किस राज्य में स्थित है? सिरुवानी किस राज्य में स्थित है? पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? तो ये है तमिलनाडु में। सी नंबर सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ? कोयम्बटूर में। जनवरी 2021 में भारत में फल मक्खी की एक नई प्रजाति प्राप्त हुई। इस फल मक्खी का नाम तमिलनाडु के पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरुवानी के नाम पर यूफ्रांटा सिरुवानी रखा गया। यह मक्खी फलों में अंडे देता है और इसके लार्वा फल के भीतर गूदे से पोषण प्राप्त करते हैं। ये हो गया।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। 17वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 17वां। तो 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 17वें प्रश्न में मिलान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलान करना पड़ेगा। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। तो अत्यधिक जो गर्म रहेगा वह कहाँ रहेगा? अत्यधिक गर्म की बात करेंगे तो सहारा में रहेगा, 4 नंबर सही हो गया। और अत्यधिक ठंडा तो अंटार्कटिका में जाए, 3 नंबर सही हो गया। और अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी में होती है, 2 नंबर हो गया। और अत्यधिक सूखा पहुंचाने की बात चली गई है, 1 नंबर हो गया। 4 3 2 1 कहीं है, 4 3 2 1 80 नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या तो समझ गए होंगे। अत्यधिक गर्म प्रकार की जलवायु सहारा मरुस्थल में होती है, यहाँ वर्षा 0 है, नगण्य है। अत्यधिक ठंडी जलवायु अंटार्कटिका क्षेत्र में होती है, यहाँ पर वर्ष भर ठंडी पड़ती है। अत्यधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी भारत में है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, डेली बारिश हो ही जाती है, डेली वर्षा हो जाती है। अत्यधिक सूखा वाला स्थान जो चिली, जो दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप में स्थित है। चिली दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है चिली। मैप में जाकर देखिए चिली कहाँ है। सॉरी। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो किया जाता है हाइपोविलियन, वो जलीय विलयन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम सल्फेट का या अमोनियम सल्फेट का। 18वां प्रश्न है। तो यह जलीय विलयन सोडियम थायोसल्फेट ही होता है, ए नंबर सही रहेगा। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग साइनाइड विषाक्तता के उपचार में किया जाता है। यह WHO के आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। ये हो गया। सॉरी। 19वां प्रश्न है। कुछ गला 2-3 दिनों से, 1 हफ्ते से खराब है जुकाम के कारण। उम्मीद है जल्द सब सही होगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो कलिंग प्राइज है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में? 19वां प्रश्न है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, डी नंबर 19 का डी। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1952 में प्रारंभ हुआ और पुरस्कार राशि 1000 पाउंड है। पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। 1000 पाउंड मिलता है। कैलकुलेट कर लीजिए पाउंड से। वर्ष 1952 में शुरू किया गया कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा। 20वां प्रश्न। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रोसेस है जिससे क्या मापेंगे? चट्टानों का संगठन, चट्टानों की उम्र, चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार। तो चट्टानों की उम्र मापेंगे रेडियोधर्मी डेटिंग से, रेडियोएक्टिव से। कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है? इनमें कुछ जनजाति दी हैं। सॉरी। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। खासी, संथाल, थारू, गोंड। 21वां प्रश्न है तो है संथाल, बी नंबर सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दी है, एक तरफ राज्य दिए हैं। लिम्बू कहा जा रहा है सिक्किम में, कार्बी असम में, डोंगरिया कोंध पश्चिम बंगाल में, बोंडा ओडिशा में। कौन सुमेलित नहीं है? जो लिम्बू है तो सिक्किम में है, सही है। लिम्बू कहाँ है? सिक्किम में। कार्बी कहाँ है? असम में।
डोंगरिया कोंद पश्चिम बंगाल, ये गलत है, ये नहीं मिलता। बोंडा उड़ीसा में। तो लिम्बू सिक्किम में सही, कार्बी असम में, ये भी सही, बोंडा ओडिशा में, ये भी सही, और डोंगरिया कोंद ये कहाँ है, ये भी उड़ीसा में होगा। तो सी नंबर सही हो गया, नहीं है के हिसाब से। तो डोंगरिया कोंद कहाँ है, पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि उड़ीसा में है, सही। 23वां प्रश्न, निम्न से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। कौन सी जनजाति इनमें से नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा, बुक्सा, कार्बी, मुंडा। तो इसके अनुसार तो ये टोडा करेगी, बुक्सा नहीं मिलती यहाँ पे। नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, ए नंबर सही हो गया। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, कुछ नीचे दिया है, इनमें से मिलान करना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कहा गया है शुष्क वर्ग ठोस अमोनिया, जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार, क्रायोनिक्स पुनर्जीवित रहने हेतु जीवित अंडों का जमन, कोबाल्ट कैंसर का उपचार, कोबाल्ट जो 60 है कैंसर के उपचार के लिए भी सही। क्रायोनिक्स पुनर्जीवित रहने हेतु जीवित अंडों का जमना, ये क्रायोनिक्स में आता है। जीन थेरेपी रक्त रोगों का, ब्लड डिजीजेज का उपचार, जीन थेरेपी, ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस अमोनिया नहीं बल्कि CO2 होती है, ठोस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या हो गई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड है, ये नंबर सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ना कि ठोस अमोनिया को। 25वां प्रश्न है, पैराथायराइड ग्रंथि कौन सी पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन उत्तरदायी है। पैराथायराइड या पैराथार्मोन हार्मोन जो है उत्तरदायी है, क्या काम करता है। पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आत्थवक्र द्वारा कैल्शियम का अवशोषण व पुनरावशोषण के नियमन में, रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा के नियमन में, आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषण, वृक्क द्वारा पुनरावशोषण और कैल्शियम आयन की रुधिर में मात्रा का नियामक रेगुलेटरी काम करेगा। कौन सा इनमें सही है, 25वां प्रश्न है, कौन सा सही हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषण, वृक्क में इसका पुनरावशोषण, रुधिर में कैल्शियम फास्फेट के नियमन हेतु उत्तरदायी है। अच्छा, हमने इसको नहीं बताया था, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही रहेगा। सॉरी, खांसी भी बढ़ गई है। पैराथायराइड हार्मोन आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषक का काम करेगा और किडनी द्वारा पुनरावशोषण और कैल्शियम, ये सब काम करेगा, इसका रेगुलेटरी का काम करेगा। कौन सा नंबर सही है, बी नंबर न सही होकर सी नंबर सही रहेगा। आयन की रुधिर मात्रा में का नियमन ये भी करेगा, तो सी नंबर सही होगा, ना कि बी। कौन सा रहेगा, सी नंबर सही रहेगा। तो हाँ, इसके बारे में और एक चीज़ और देख लेंगे, इस हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा, टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा, कौन सा हो जाएगा, टिटेनी। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, कुछ अस्वस्थता है इसमें, जल्दी सब ठीक होगा, पढ़ते जाइए। थैंक यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।